मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूँ। मेरा नाम कुमार हंगरवन हुआ। मैं आपको मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ और इस मिशन में कुछ दिनों से सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है और सीखते हुए तो हमें कुछ स्कॉलरशिप मिला है। टोटल भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट फेज में भी था, सेकेंड फेज में भी आर्ट्स में था, तो तकरीबन मेरे पास 52 लाख से ज़्यादा रुपया होता है। अभी भी अगर विगत पिछले साल का है तो मैं आपको दिखा दूँगा। उस फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास जो है 4,57,000 रुपया है ना। और इस बिजनेस को मैं बिल्कुल एज ए कैरियर के रूप में करता हूँ। जैसे आप लोग अभी बहुत सारे लोग बोले कि मेरे पास समय नहीं है, उनके पास समय नहीं है ना। समय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, समय किसी के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर कि समय जो होता है ना, वो दो ढंग से वो खर्च करता है। कितने ढंग से खर्च करता है? एक समय को बेच के पैसा कमाता है और एक समय को खरीद के पैसा कमाता है। नहीं, एक समय को बेच के पैसा कमाता है और एक खरीद के कमाता है। और जो समय को बेच के पैसा कमाता है उसके पास समय नहीं रहता है। क्या बात सही है सर? चाहे वो मजदूर हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, उसके पास समय नहीं रहता है। बात समझ गए? तो और एक अध्ययन में भी कहा गया है कि जिनके पास समय नहीं होता है उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है सर? और इसी गणित को मैंने समझा था और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। क्योंकि इस बिजनेस को करने का कुछ ना कुछ कारण आपके पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। अब इंद्रजीत जी ने आपको ज्वाइन करा दिया, आपको सामान अच्छा लगा और आपने उसको जुड़ गया, यानी आपका वहाँ विजन क्या था कि सामान अच्छा है इसलिए मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। क्या सर बात सही है? लेकिन मैंने इसको प्रोडक्ट के कारण नहीं ज्वाइन किया। मैंने इस बिजनेस में देखा कि नहीं, मैं इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकता हूँ, मैं इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने इस बिजनेस में आया। और जिस व्यक्ति ने मेरे को ये बिजनेस बताया था उसका नाम विनोद था। क्या था सर जी? विनोद था उस व्यक्ति का नाम। और ये विनोद जी जो है वो सिवान में जो है सो एक टीचर थे, क्या ना क्या थे? टीचर थे, बिहार सरकार के में बिहार में ही आता है। और वो हाई स्कूल के साइंस टीचर थे। उनको जो है उस विनोद जी को जो है कितना महीना आता था सर जी? 60,000 रुपया पर मंथ उनको इनकम आती थी। और उन्होंने कहा कि मैं इस आर्ट्स बिजनेस को कर रहा हूँ, करते हुए आज मेरे को 6 से 7 साल हो गए हैं और मेरे को 2.5 लाख रुपया पर मंथ आता है, ठीक है। तो जब मैंने ये चीज़ सुना कि भाई 2.5 लाख पर मंथ आता है तो मैं थोड़ा सा निगेटिव हो गया। और उसमें एक चीज़ बहुत अच्छा बताया था विनोद जी कि मैं 60,000 रुपया बिहार सरकार से लेते हुए इस आश्रम को कर रहा हूँ। और मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया था, उन्होंने बताया कि इस हिंदुस्तान में 24 घंटा का दिन रात हर व्यक्ति को भगवान ने दिया है कि नहीं दिया सर? इसी 24 घंटा में कोई व्यक्ति जो है वो गरीब होता है और इसी 24 घंटा में कोई व्यक्ति अमीर होता है। बात सही है कि गलत है सर? उसने कहा कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया और उन्होंने बताया कि 24 घंटा का दिन रात सब व्यक्ति को भगवान ने दिया है और इसी में सभी लोग कुछ अमीर हैं और इसी में मैक्सिमम लोग जो है 95% जो लोग हैं वो क्या हैं? गरीब हैं। और उन्होंने बताया कि समय को खरीदने वाला व्यक्ति जो होता है वो अमीर होता है और जो बेचने वाला होता है वो जो है आज का डेट में गरीब होता है। उन्होंने बताया कि मेरे को जो ज्वाइन करा है मेरे सीनियर ने, मेरे को कहा कि आप मेरे को 10 से 15 आदमी से मिलाइए। विनोद जी ने अपने सीनियर को 10 से 15 आदमी से मिलाया और 15 आदमी से मिलाया तो उन्होंने एक तरफ कुछ ज्वाइन कराया, 5 एक तरफ 2-3 ज्वाइन कराया और धीरे 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 ये कारवां बढ़ते चले गए। और उन्होंने बताया कि एक समय ये हो गया कि मेरे एक साइड में 5,000 लोग हो गए और एक साइड में 7,000 लोग हो गए। और उन्होंने बताया कि ये 5,000 आदमी और 7,000 ये सभी लोग अपने लिए अगर एक घंटा आरसीएम करता है, इसके लिए करता है सर? अपने लिए। बात को गौर से सुनिएगा। तो अगर वो अपने लिए करता है 5,000, ये करता है अपने लिए, तो 7-5 12,000 घंटा हुआ। ये 12,000 घंटा मेरे लिए हो गया। और उन्होंने कहा कि 12,000 और प्लस 24 यानी कि 12,024 घंटा का दिन रात आज मेरे पास है, इसलिए मेरे को आज 2.5 से 3 लाख घंटा मिलता है। और मैंने तब उनको कहा कि सर ठीक है, ये बात तो मैंने समझ गया। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया टाटा के बारे में कि सर आप एक चीज़ बताइए कि टाटा कंपनी में कितने कर्मचारी काम करते हैं? मैंने कहा कि 10 लाख। उन्होंने कहा ये 10 लाख जो कर्मचारी अपने में काम करता है
8 घंटा काम करता है, वो किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए करता है। 8 घंटा जो काम करता है किसके लिए करता है सर? अपने परिवार के लिए कहा करता है। उन्होंने कहा कि 10 लाख घंटा हाँ अपने लिए करता है और 8 घंटा वो, तो 10 लाख उन्हें 8 बराबर कितना हो गया सर जी? 80 लाख घंटा जो है वो टाटा के लिए काम होता है। इसीलिए आज टाटा अमीर है और हम लोग 8 घंटा काम करते हैं, चाहे हम चीफ इंजीनियर ही क्यों नहीं हो उस कंपनी में, टाटा में, लेकिन हमको क्या मिलेगा? वही 5 लाख 6 लाख 7 लाख महीना। बात समझ में आ रही है सर? तो इसी गणित को समझ के विनोद जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और उन्होंने मेरे से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ठीक है ना सर जी? और उन्होंने कहा कि इसको मैं आपसे सर एक क्वेश्चन करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये चीज बताइए कि इनकम कितने प्रकार की होती है? तो मैंने इनकम जो है सो जो जानते हैं, जैसे आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं भी तो काम करता हूँ, खेती करता हूँ, वो भी इनकम है। नहीं सर, नौकरी करता हूँ वो भी इनकम है, प्राइवेट जॉब करता है वो भी इनकम है, जो जूता सीता है उसका भी इनकम है। और वो सब वो लिखते चले गए, मैं जो भी बोलता गया वो लिखते चले गए, है ना, ये सब काम। और अंत में लिखा कि इसको सर कि हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव इनकम। इसको क्या कहते हैं सर? एक्टिव इनकम। और उन्होंने बताया था सर फॉर्मूला कि इसका एक फॉर्मूला होता है एक्टिव इनकम का, काम बराबर पैसा। क्या होता है सर? काम बराबर पैसा। यानी हम काम करेंगे तो हमको पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अगर एक काम हम करते हैं तो उसकी एवज में पैसा आएगा सर। अगर उसको एक काम करने से उसका परिवार अगर नहीं चलता है तो क्या दूसरा काम करता है कि नहीं सर? आप लोग भी करते हैं कि नहीं? शादीशुदा हो चुके हैं सभी लोग? अच्छा चलिए, वो नहीं हुए। मान लीजिए जिनको परिवार में आपके शादीशुदा हो चुके हैं, क्या आप एक ही काम करके अपने घर को चला रहे हैं? क्या दूसरा काम करते हैं कि नहीं? खेती बाड़ी भी करते होइएगा, ट्यूशन भी पढ़ाते होइएगा, कहीं जॉब भी करते होइएगा, तो दूसरा काम हुआ। गाय भी पोसते होइएगा, नहीं, उससे भी पैसा आता है। एजेंसी भी ले लिए होइएगा, उससे भी पैसा आता है। यानी कि ये तीनों चारों काम जो है ये कौन कर रहा है सर? एक ही व्यक्ति कर रहा है, एक ही व्यक्ति ना कर रहा है सर। अगर इस एक व्यक्ति को अगर तबीयत खराब हो गया, 10 दिन के लिए अगर बेड पर चला गया, तो क्या ये इसका जो इनकम है ये प्रभावित होगा कि नहीं होगा सर? प्रभावित होगा। प्रभावित होगा। तो उन्होंने यही कहा कि इसको सर एक्टिव इनकम कहते हैं। और आज जो मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं इसको कहा इन्होंने कि इसको हम लोग क्या कहते हैं सर जी? पैसिव इनकम। नहीं हुआ है सर? पैसिव इनकम। इसको क्या कहते हैं? पैसिव इनकम, या उसको हम लोग रॉयल्टी जैसी इनकम भी कह सकते हैं। यानी कि इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है आपको समय बराबर पैसा। ये क्या होता है सर? समय बराबर पैसा। मेरे पास जितना ज्यादा समय होगा उतना मेरे पास ज्यादा पैसा होगा। आप जो ये नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस में जो आए हैं वो किस चीज का है? नेटवर्क का काम है। आप अपने नीचे जितने ज्यादा लोगों को लाते आएंगे, उनको जितना ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे, उनको जितना ज्यादा से ज्यादा अपने साथ रह के आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, नहीं समझे, उतना ज्यादा आपके पास ये इनकम बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव इनकम या रॉयल्टी जैसी इनकम करते हैं। यानी रॉयल्टी का क्या परिभाषा होता है? काम करे एक बार, इनकम आए बार बार। काम कर रहे तो भी इनकम, न करे तो भी इनकम। जिंदा है तो भी इनकम, जिंदा न है तो भी आपके आने वाले नॉमिनी कोई बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इस बिजनेस को मैंने किया। बात समझ में आ गई सर? आरसीएम को मैंने क्यों किया? पैसिव इनकम के लिए, रॉयल्टी जैसी इनकम को किया। ये मेरा कारण था। आप भी अपने कारण को ढूंढे कि इंद्रजीत जी ने मेरे को इस बिजनेस में अगर लाया है तो मैं आरसीएम को क्यों कर रहा हूं। अगर क्यों आपको पता नहीं है तो फिर इस बिजनेस में आप बहुत आगे नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है सर जी? तो आपको कारण पता होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा इसको साफ कीजिए सर, करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये चीज तो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसको आप समझना चाहते हैं? हम क्या बिल्कुल समझना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ हल्दी बनती है वहाँ चलेंगे। उन्होंने क्या सर वहाँ कुछ विशेष है? हाँ, आप चलेंगे तो वहाँ पता चलेगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने कहा कि हाँ चलेंगे सर। और सही में मैं जब गया और जब मैंने देखा वहाँ पर इसका जो हल्दी बनता है, आपको मैं बता दूं आश्चर्य होगा, इसका हल्दी का ऊपर का जो छिलका रहता है वहाँ पर इसको हटा दिया जाता है और पीला जो केवल आता है उसका डस्ट तैयार होता है। आप अपने घर में भी जो हल्दी कुटाते हैं ना, उसके ऊपर जो परत रहता है उसको आप लेके पिसा लेते हैं, इसीलिए वो अशुद्ध है।
मैंने इसको कहा, हम कहा हाँ सही सही है। फिर मैंने देखा कि भाई मिर्चा के पाउडर के बारे में भी बताया गया कि मिर्चा, तो यहाँ पर ये बताया कि इसका मिर्चा का जो पाउडर होता है वो बाजार और अपने घर से अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर में बीज नहीं होता है। आरसीएम का जो डस्ट है मिर्च का, इसके अंदर में बीज नहीं होता है। क्योंकि क्यों, तो उन्होंने बताया कि बीज जो होता है ना उससे पेट में पथरी बनता है। क्या बनता है सर? पथरी बनता है। लेकिन हमारे आरसीएम में स्वास्थ्य रक्षा से कोई कंप्रोमाइज किसी की नहीं करते हैं इसके मालिक। तो हमने कहा कि ठीक है चलिए मैं इसको भी देखता हूँ। तो आपको वो भी फैक्ट्री में ले गए और इसके अंदर का बीज निकाल के इसका जो है सो तैयार होता है। बात समझ गए सर? यानी कि मैंने 2-4 प्रोडक्ट को देखा और मुझे उसी समय से विश्वास हो गया और मैं कहा कि सही में इसके प्रोडक्ट की तुलना हम अपने घर के बाजार से तो कर ही नहीं सकते हैं। बाजार से कर ही नहीं सकते हैं सर। अगर ये तेल अभी आप लोग कहते हैं कि महंगा है, हमें अगर ये 800 रुपये लीटर भी मिलेगा ना सर, ये अमृत है सर। इसकी तुलना बाजार का कोई तेल नहीं कर सकता है। इसको तेल को खाने से एक नहीं सर 75 प्रकार की बीमारी तो केवल तेल को खाने से चली जाती है। लेकिन आपको उस तेल की नॉलेज होना चाहिए, तभी तो टिकिएगा ना। क्योंकि अगले तो फील्ड में सभी नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप पॉजिटिव कब होइएगा? जब आप इसको देखिएगा बनते हुए, जब तब ना आपको पता लगेगा। जब आप इसको खाइएगा, जब आपको ये अनुभव होगा, तो आपको कोई अगर बोलेगा तो आप मानिएगा उसकी बात। लेकिन यहाँ पर तो एक ही बात होती है, क्या होता है? अरे सर कौवा आपका कान लिए हुए जा रहा है, और हम कौवे के पीछे दौड़ने लगे, अपना कान नहीं छू के देखते हैं कि मेरे पास कान है कि नहीं होता है सर। तो मैंने इस बिजनेस को, प्रोडक्ट को देखा और परखा, और जब मैंने इसको शुरू हो गया, जब शुरू हुआ तो स्वाभाविक है कि मेरा पहला वाला काम जो है वो क्या होगा सर? डाउन होगा। हाँ बिल्कुल। जब मैं निकलता था फील्ड में, आता था शाम में, मैडम कहती थी आज आपके बच्चे लोग आए ट्यूशन में, घूम के चले गए। ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ, उसका 5वां दिन मैडम को गुस्सा आया, कहा कि आपने कौन नटकेला शुरू किए हैं, ये कौन नया चीज़ को शुरू कर दिया, कितना अच्छा पहले आप ट्यूशन पर आया करते थे, अच्छा पैसा आया करता था, ये बच्चा आपके कितने दिन रहेंगे। लेकिन हमें तो क्या दिखाई दिया सर? इस बिजनेस में अपना कैरियर दिखाई दिया। इसी बीच में 3 महीने के बाद भीलवाड़ा में एक फंक्शन था, मेरे को वहाँ जाने के लिए सीनियर ने कहा कि सर आप वहाँ चल सकते हैं। हम कहा हाँ सर बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि मुझे इनकम जो आप लोग बताते हैं कि इसमें इतना इनकम आता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और उस समय भी मुकेश कोठारी का नाम लोग बहुत लिया करते थे, नहीं समझे? तो मैं भी गया, और वहाँ जाने के बाद मैं मुकेश कोठारी को ही खोज के मैं कहा कि सर आप अपनी इनकम को दिखाएं। कुछ दिन पहले सर इसका नाम भी सुने थे, मगर बीच में डाउन हो गया था। अब वो वही बताता हूँ, है ना। तो मैं वहाँ जब गया, मुकेश कोठारी को खोजा, और मुकेश कोठारी को खोजने के बाद मैंने उनके पास जाके कहा कि सर मुझे आपसे कुछ काम है ऐसे, है ना। बताए क्या काम है? तो सर आपकी जो इनकम है उसको मैं देखना चाहता हूँ। भाई विश्वास देना चाहिए कि नहीं? मेरे पास क्या इनकम आ रही है, आप अगर अभी पूछोगे मैं दिखाऊंगा तब तो विश्वास होगा ना, नहीं तो ऐसे क्यों आप चलिएगा किसी के पीछे, है ना। तो मैंने मुकेश कोठारी को बताया, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन उनके साथ भी 5-6 आदमी जो बड़े लीडर होते हैं उनके साथ भी 5-7 लीडर रहते हैं कि नहीं सर? वो लोग भी थे, उसमें से एक आदमी कहा ठीक है सर लगे मैं दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पास ये इनकम है। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे आपका नहीं देखना है, मुझे इनका देखना है, क्योंकि मैं बिहार से आया हूँ यहाँ केवल इनकी इनकम को देखना है। बात समझ में आ रही है? वो कहेगा अरे यार तुम बहुत थोड़ा सा उल्टा सुल्टा टाइप के आदमी लगते हो, वैसे ही बोलते हैं क्या सर? तो हम कहे नहीं सर मुझे आपकी इनकम देखना है। और उसके बाद मैं उनका कभी हाथ पकड़ता था, कभी मुंह पकड़ता था, नहीं सर प्लीज़ प्लीज़ सर हाँ आप अपना इनकम दिखाइए, है ना। उससे और भी लोग तो कह रहे भाई मेरा इनकम से नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, नहीं मुझसे इनकी इनकम देखना है। तो मुकेश कोठारी ने मुझे कहा कि तुम मेरी इनकम देखोगे तो इस बिजनेस में टिक पाओगे। तो मैंने कहा हाँ सर क्यों नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि जितना आपके बारे में मैं सुनता हूँ, जितना पढ़े लिखे हैं आपसे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्यों नहीं टिकूंगा। तो ठीक है, उन्होंने अपना निकाला और मेरे को दिखाया। और उस समय जो मैंने देखा, ये 2006 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय जो उनकी इनकम मैंने देखा था 19,868 रुपया का 1 महीने का चेक। उसके बाद उन्होंने कहा क्या तुम इस बिजनेस में टिकोगे? तो मैंने उनको जवाब दिया और हाथ मिला के आया कि हर कीमत पर जो भी हो जाए मेरे को, मैं इस बिजनेस में टिकूंगा। और मैं वहाँ से आया,
उसके बाद फिर वही जो मेरी और गति थी वो गति और तेज हो गई। मैंने मैडम को दिन का भी नाश्ता लेके काम करते थे, दिन जो में निकलते थे, आते थे रात में 12 बजे 1 बजे, फिर सुबह निकलते थे, आते थे 12 बजे 1, यानी 9 महीना तक मेरा कोई बिजनेस में एक भी आदमी ज्वाइन नहीं किया। हेलो सर, क्या हुआ? कोई ज्वाइन नहीं किया। कोई नहीं ज्वाइन किया 9 महीने तक। और 9 महीने तक आप सोच सकते हैं कि मेरे पीछे का जो भी काम था वो क्या हो गया? बंद हो गया। ट्यूशन सब आना जाना बंद कर दिया। इस बीच में हमारे मैडम जो है अपने पिताजी को, अपने माँ को, हमारे सारू भाई को, सभी को ला के पंचायती करवाए। मेरे माता पिता भी आए। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब मैंने आया वो RCM है, अगर RCM पर वो कार्रवाई सोनिया गांधी नहीं की होती तो आज डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य इंडिया में नहीं होता। बस वही चीट फंड के नाम से चलता। RCM को टच किया, RCM को बंद किया, और हम लोग उस समय आंदोलन में थे, लगातार आंदोलन में थे सर जी। चूंकि मेरे पहले की सारी चीजें बंद हो गई थी, मैं इससे पहले भी RCM का रॉयल्टी अचीवर था। क्या सर? जी सर, है ना। उस समय भी 42,000 45,000 महीना कमाते थे और बंद थी हुई। हम आंदोलन में लगातार लगे रहे। जब घर में कुछ पैसे की घटता था, मैं आता था कहीं से व्यवस्था करके घर को देता था और फिर जो ऐसे निकल जाता था जयपुर आंदोलन में, और लगातार आंदोलन किया। अंत में वहाँ की सरकार को गिर के जो है डाउन होके और वहाँ के विधानसभा से इसको पास करना पड़ा। क्या करना पड़ा सर जी? यानी गाइडलाइन को जारी किया अक्टूबर महीना में, ठीक है ना। तो और 1 जनवरी 2013 से RCM की शुरुआत हो गई। बात समझ गए? दूसरा फिर शुरू हो गई 1 जनवरी 2013 से दोबारा RCM की शुरुआत हुई। यानी 12 कंप्लीट बंद रहा एक साल, क्योंकि 9 दिसंबर 2011 पर कार्रवाई हुई थी, उस दिन से RCM बंद। ठीक है सर। तो उसके बाद ये लड़ाई रुकी नहीं। हमारे जो भी सीनियर लोग थे, भट्ट साहब, मुकेश कोठारी और भी बहुत सारे कमेटी, वो लड़ाई को जारी रख के सरकार के साथ जूझते रहे। परिणाम हुआ कि आपको 2016 9 हुए 6 हो, चले कोई बात नहीं। भारत सरकार ने जो है सो गाइडलाइन को जारी किया, नहीं समझे, IDSA का निर्माण किया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, और उस समय से गाइडलाइन बना। और आपको मैं बता दूं कि फिर आपको 2019 9 सितंबर 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया गया। क्या किया गया सर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को पास किया गया। यानी कि अब आप समझ जाइए कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई चीज जब पास हो जाती है तो क्या हो जाता है सर? वो रूल बन जाती है कि नहीं सर? और वो बन गई, और उसका जो अधिसूचना जारी हुआ 28 दिसंबर 2021 को जारी हुआ। उसमें दिया गया था कि माने जितने भी बिक्री, सीधे बिक्री प्रणाली पर चर्चा थी, लेकिन हम लोग अभी बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको इसी 23 जून को सीधी बिक्री प्रणाली के जगह एक नेटवर्क भी ऐड कर दिया गया उसमें, है ना। जो आप लोग को वीडियो हमारे सर लोग भेज दिए होंगे, उसको सुनिएगा। और अब हम लोग को तो इसमें नींद नहीं आती है सर जी कि कितना जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ना। क्योंकि अगर समय से आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जब आपको सारे लोग लगभग जुड़े रहेंगे, जिस घर में जाएंगे RCM बताने, वहाँ मालूम होगा कि मैं जुड़ा हूँ RCM में, कोई कहेगा मैं मोदी केयर में जुड़ा हूँ, कोई कहेगा वेस्टिज में जुड़ा हूँ, कोई कहेगा मैं MLA में जुड़ा हूँ, कोई कुछ कहेगा। क्या आप वहाँ पर काम कर पाइएगा? काम नहीं कर पाइएगा। तो RCM बिजनेस को भी आप लोग जो है सो बिल्कुल कैरियर के रूप में चलेंगे तो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। तो ये रहा इसका, मैं गाइडलाइन के बारे में बताऊं। अभी इसको छूटता नहीं है अगर क्यों नहीं होगा तो फिर आप चलना ही पड़ेगा। अभी हमारे मयाद भाई ने बड़ा अच्छा बताया था मार्केटिंग प्लान पर, है ना, और पूरा अच्छी तरह बता दिया। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करता हूँ, ठीक है ना सर। देखिए उतना ही नहीं है सर, 300 करोड़ डूबे नहीं करेगा, 1% भी लीजिएगा, ठीक है ना। अगर वाइटल पिन पूरे इंडिया में 25,000 निकलता है, कितना निकलता है? 25,000। कैलकुलेटर निकालिए सर, इस पर आपका नहीं हो रहा है, कोई आदमी कैलकुलेटर निकालिए, निकालिए, लिखिए 300 करोड़, 3300 लिखिए, नहीं एक मिनट, ये 300 हो गया। करोड़ के लिए क्या को सुनना लगेगा सर?
757 बैठेगा। कर दिए? ओके, गुने 1 लिखिए, गुने 1 भागा 100, भागा 100 लिखे, बराबर दीजिए। कितना आ गया? अब मान के चलिए, यहां देखिए सर, यहां देखिए, अभी नहीं जोड़िए। अगर हमारा 25,000 वाइटल टीम निकलता है 1 महीना में, कितना में? 1 महीना में कितना निकलता है? आप भागा 25,000 लिखिए, भागा 25 कहाँ लिखा? 12 लिखा। हाँ 25,000, हाँ इसका टू मारिए, इसका टू कितना आया? 1200 आपको 1 पॉइंट पर पैसा मिल रहा है सर। अगर आप ओपनर पिन पर हैं तो जो कमीशन आपका बन रहा है प्लस 1200 एक्स्ट्रा हो गया। अगर आप ईगल पर हैं तो 12 दूना 2400, अगर आप रनर पर हैं तो 12 छह 3600। बात समझ गए? विनर पर है 12 चौक 4800, स्टार पर है 12 पंचे 60। ये सब छोड़ के, ये सब छोड़ के ये पैसा आपको ये मिल रहा है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो इसके लिए सर दी जान एक कर, हम घर में आराम से बैठने से हमें ये 6,000 रुपया नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है सर? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हम रॉयल्टी अचीवर सबको जो पैसा अभी बनता है उसका लगभग समझ जाइए कि 1.5 गुना बनेगा। उसका पॉइंट वैल्यू क्या है? अब आप कहिएगा उसमें भी यही चीज है। यहाँ हम 25,000 से भाग दिए हैं ना, रॉयल्टी में आप सीधे 5,000 से भाग दीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में कितने रॉयल्टी अचीवर होंगे? 5,000। जो मेंटेन है उसी को मिलेगा, जो उसका कम है उसको भी नहीं मिलेगा। ये और सुन लीजिए, वो आपको फरवरी महीना से काउंट किया गया है। कहने के लिए कहिएगा इंडिया में रॉयल्टी अचीवर कितने हैं तो 25,000 मिलेंगे, 50,000 भी मिल सकते हैं। मैं ही अपनी बात बताऊं तो हमारे एक सीनियर है एसके सिंह, और हमारे बीच में 31 को रॉयल्टी अचीवर है। कितने हैं? जिसमें से 29 को का रॉयल्टी मेंटेन भी नहीं होता है, 1 पंडा का बिजनेस भी नहीं होता है। नहीं कंपनी के तो लिस्ट में है कि वो भी रॉयल्टी, लेकिन यहाँ रॉयल्टी जो मेंटेन करेगा उसको ये पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है सर? स्वाभाविक है, तो इसीलिए तो कंपनी कहा है कि भाई काम करने वाले के लिए आरसीएम है, नहीं करने वाले के लिए आप सामान खाओ, उसका भी फायदा लो, वो भी जय जयकार है। ठीक है सर? तो मैं अपने बात को विराम दूं। मजा आ रहा है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। बैठे रहना चाहिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।